नमस्कार मेरे प्यारे भावी शिक्षकों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। जल्द से जल्द ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे और आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाए, यही मेरी आप सभी के लिए शुभकामनाएँ और दिल से इच्छा है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा, सुबह-सुबह मैं बच्चों के पास गई और बच्चों ने मुझे सबने गले मिल के विश किया। अ, अच्छा लगता है जब हम समाज में एक अच्छा सम्मान पाते हैं, तो जल्दी से भी ये सम्मान आप सभी को प्राप्त हो, ये मेरी दिल से इच्छा है। अच्छा, आप लोग बोल रहे थे कि अ, मुझे ये बताइए कि रचनाएँ कैसे याद होंगी? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अधिकतर बच्चों का कि रचनाएँ कैसे याद करनी है। तो देखो, मैं तो रचनाएँ ऐसे याद करती थी। मान लीजिए सरस्वती पांडे में द्विवेदी युग में पेज नंबर 180 पर आपको दे रखे हैं श्रीधर पाठक के अनुदित नाटक, ठीक है? इनमें क्या करना था कि इसमें था देखिए जैसे गडरिये और दार्शनिक, तो शेफर्ड एंड फिलोसोफर। इसमें क्या था कि शेफर्ड का मतलब तो होता ही है गडरिये, तो इस ये तो मैच हो गया, ठीक है? तो ये मैच हो गया तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं आएगी। अब हो गया एकांतवासी, एकांतवासी किसका अनुवाद है? हर्मिट का। तो हर्मिट को मैंने बना लिया हेलमेट और एकांत में एक जो बाइक वाला था ना, वो थक गया और हेलमेट लगा के एकांत में बैठा हुआ है। मैं तो ऐसे ही याद करती थी। वो मेरे माइंड में ना छपा भी रहता है, ये बात ध्यान रखिए कि एक पेड़ है, उसने बाइक खड़ी की और अपना हेलमेट मतलब लेके वो वहाँ पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। एक मतलब अंदर छवि रहती है। जब भी आपके एग्ज़ाम पेपर पे ये होगा, तुरंत आप टिक कर देंगे। ये ऊजड़ ग्राम है, ठीक है? ऊजड़ ग्राम का किसका अनुवाद है ये? डिटर्जेंट विलेज। तो पहली बात तो विलेज में ग्राम आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी ट्रिक को लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर है श्रांत पथिक और ट्रैवलर। तो ट्रैवलर का अनुवाद है श्रांत पथिक। अब श्रांत पथिक का मतलब हो गया शांत पथिक। तो एक शांत पथिक है जिसे ट्रैवलर यानी ट्रैवलर में बैठने में डर लगता है। ट्रैवल से पथिक कनेक्शन जुड़ रहा है ना कि ट्रैवल का मतलब क्या है? पथिक। तो ये जुड़ गया। ऋतु संहार का तो ऋतु संहार ही है और ये आपके खड़ी बोली गोल्ड स्मिथ की है मूल रचनाएं। और ये देखिए ये भी पूछा जाता है कि कौन सा खड़ी बोली में और कौन सा मतलब ब्रिज भाषा में। तो जो एकांतवासी योगी है ना ये खड़ी बोली में, तो एकांतवासी में एकांत में जो अ, है एकांतवासी वो हर्मिट ये लगा करके खड़ा हुआ है, ठीक है? पेड़ की छाया में खड़ा हुआ है हेलमेट लगा के, एकांतवासी। और उजड़ ग्राम गांव है, तो गांव में कैसी बोली बोली जाती है? ब्रिज भाषा। ये आप सभी जानते हैं, मथुरा वृंदावन हमारे क्षेत्र में सब जगह ब्रिज भाषा बोली जाती है। तो गांव हो गया तो ब्रिज भाषा हो गई। श्रांत पथिक, तो आप समझ रहे हैं ट्रैवलर शब्द जो है वो शहरी नजर आ रहा है, तो खड़ी बोली का हो गया। और ऋतु संगार ब्रिज भाषा में है, ठीक है? ये मतलब इस तरीके से ना कैसे भी ना कैसे चीजों को कनेक्ट कर लो। अब मैंने जो आपको चीजें बताई उससे क्या हुआ, एक तो अनुदित रचना कौन सी किसकी अनुदित है ये याद हो गया, और कौन सी किस भाषा में। अब आप मुझे कमेंट में बिना देख के लिख के भेजो कि श्रांत प्रतीक कौन सी भाषा में है, उजड़ ग्राम कौन सी भाषा में, ऋतु संहार कौन सी भाषा में। बताओ चुटकियों में याद हुआ कि नहीं हुआ? क्या इसको कभी दोबारा याद करना पड़ेगा? ऐसे ही मैं सब याद करती थी। और क्या नाम है, पंक्तियां भी याद करना जरूरी है। तो पंक्तियों में भी एक एक अक्षर पकड़ के और कवि के नाम के साथ उसको मैच कर ले। कोई सा भी अक्षर जो आपको लगता है कि ये मैं मैच कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो उसको उठा करके आप के साथ उसकी पंक्ति को मैच कर दीजिए, ठीक है? तो उससे आपको वो हो जाएगा। जैसे श्रीधर पाठक की निज भाषा बोलऊं लिखऊं पढ़ऊं गुनऊं सब लोग, करऊं सकल विषयन विषय निज भाषा उपजोग। तो ऐसा लगता है कि ये वाली निज भाषा से संबंधित भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो लेकिन जब आप हम देखो बहुत पढ़ चुके हैं ना, तो फिर हमें तो ये वैसे भी पता है कि कौन सी पंक्ति किसकी है। लेकिन जब आप पहले पढ़ रहे हैं और रट रहे हैं, तो मतलब आप क्या करेंगे ना, श्रीधर, श्री को हम हमेशा, मैं तो श्री ले लेती थी, श्रीधर नहीं लेती थी पूरा। तो श्री करके मैं कनेक्ट करती थी उनकी रचनाओं के साथ और उनकी पंक्तियों के साथ, है ना? तो
जैसे निज भाषा पढ़ने पर हम कैसे हो जाते हैं, निज भाषा तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी है, आपको पता ही है। तो निज भाषा अगर हम पढ़ेंगे, बोलेंगे, गुनेंगे तो हमें सब श्री के रूप में अपनाएंगे, मतलब श्री माने सम्मान होता है ना, श्रीमान श्रीमती। तो अगर हम अपनी निज भाषा को बोलेंगे, गुनेंगे, पढ़ेंगे तो हम श्री कहलाएंगे। ये हो गया इस तरीके से पंक्ति याद। देखो मैंने ऐसे बहुत, जब शुरू शुरू में मैंने केशवदास की पंक्ति भी याद की थी ना, कविता बनीता मित्त वाली, तो मैंने ऐसे ही याद की थी। ये देखो जब हम पढ़ लेते हैं तब तो हम सब कुछ ज्ञानी बन ही जाते हैं। तो लेकिन जब जो बच्चे जीरो से शुरू कर रहे हैं और उनको पंक्तियां याद ही नहीं है तो वो कैसे याद करेंगे। तो जब, है ना, ये कविता बनीता मित्त वाली जो पंक्ति थी उसमें क्या मैंने याद किया था, केशव ना कृष्ण भगवान है, जो वो पहनते हैं ना सारे अलंकार वगैरह, तो वो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। तो इसलिए वो कविता बनीता मित्त वाली जो पंक्ति थी वो कृष्ण से यानी केशव से रिलेट हो जाती थी। इतने अंडरलाइन हुए हैं, आपको दिख रहा है पता नहीं, हर शब्द के नीचे आपको अंडरलाइन मिलेगा। क्योंकि मैं एक बार, दो बार, तीन बार इसको जब भी पढ़ती थी, देखो कहीं मुझे समझ में आता था तो मैं गोला भी लगाती थी, अंडरलाइन भी करती थी, एक्स्ट्रा चीजें भी लिख लेती थी। तो इस तरीके से ना मैं, मतलब किताब के ऊपर ना बहुत खिचड़ी पकाती थी, तभी मुझे याद होता था। ये देखो यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है ना एक्स्ट्रा फैक्ट, ये लिखा है प्रथम साहित्य अकादमी 1955 मिला था। तो ऐसे, मतलब ये पहले जब शुरू शुरू में तैयारी की थी ना, ये तब के हैं ये। अब तो खैर मुझे याद है। तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन हो गए। देखो नवीन मतलब होता है ना बाल कृष्ण, बाल, बाल कृष्ण का बाल रूप कैसा है, नया है, और वो कैसे है, बालक है। तो इनकी एक क्वासी थी। अब मुझे कैसे याद हुई आज तक क्वासी, देखो इसमें है क्वासी। क्वासी मतलब जब बच्चा पालने में होता है ना, छोटा सा होता है तो कैसे करता है, उबासी लेता है। तो वो मुझे हमेशा याद रहा कि पालने में एक छोटा सा बाबू है और वो उबासी ले रहा है। तो क्वासी मैं कभी नहीं भूली कि बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। इसी तरह कुमकुम, हम क्या करते हैं जब बच्चा पालने में है और शुरुआत में हम क्या करेंगे, उसका स्वागत करते हैं, पालने में हमने कुमकुम लगाया। तो आपको ये हमेशा बना रहेगा कि मैंने एक छोटे से बच्चे को पालने में माथे पे कुमकुम लगाया। तो फिर नहीं भूलेंगे आप रश्मि रेखा। और उस जब मैंने कुमकुम लगाया तो उसके माथे पे एक रश्मि रेखा मुझे दिखाई दी है। आपलक क्वासी, और वो बच्चा आपलक था, वो बच्चा पलके ही नहीं मार रहा था, इतना क्यूट था, इतना प्यारा था कि वो पलके नहीं मार रहा था और बार बार उबासी ले रहा था। हम विषपाई जन्म के, देखो ये रचना तो ट्रिक से याद करने की जरूरत है नहीं है, लेकिन बस फिर भी अगर आप करना चाहो तो, हम विषपाई जन्म के। तो विनोद, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है नवीन की। ये उर्मिला जो है ना, ये भी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी आया था। और देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान का है त्रिधारा, ये भी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में त्रिधारा भी आया था। तो मैंने तो कई साल पहले पढ़ा था तो मुझे याद था, तो मैंने तो ठीक से लगा दिया था। अच्छा इसके आगे, मतलब मैं देखो आपको पूरा पढ़ा नहीं रही हूँ क्योंकि पढ़ाने के लिए फिर उस तरीके से क्लासेस करनी पड़ती है ना, पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करवाना पड़ता है। मैं आपको बस समझा रही हूँ। देखो उदय शंकर भट्ट की हो गई, उदय शंकर भट्ट की रचनाएं। अब देखो यहाँ मैंने बताया था ना हम विश्वाई जन्म के, ये भी नवीन की नया जन्म हम लेंगे तो जो हमारे शाप होंगे पिछले जन्म के वो खत्म हो जाएंगे। इसको ऐसे करके भी रिलेट कर सकते हैं, मतलब मैं देखो कैसे भी करके ना रिलेट कर लेती थी। और जब मैं खुद करती थी तो वो मुझे एग्जाम में बैठ के ना याद रहता था कि ये मैंने इस तरीके से रिलेट किया था। उदय शंकर भट्ट, राका हो गया, मानसी हो गया। तो राका जो है ना, वो राका का उदय हुआ है। शंकर जो होते हैं, राका बहुत हैवी, आप एक इमेजिनेशन बना लो कि एक गंजा सा व्यक्ति है, वो थोड़ा सा पहलवान टाइप का है और उसका नाम राका है, तो उसका उदय हुआ, ठीक है। मानसी, विसर्जन, कुछ चीजें याद भी करनी पड़ती है, हमेशा रिलेट नहीं कर पाती। लेकिन देखो कुछ चीजें चाहे मैं रिलेट नहीं कर पाऊँ, आप रिलेट कर पाओगे। खुद जोड़ना सीखो एक एक अक्षर को, कहीं ट्रिक्स आप मत ढूंढो, खुद जोड़ना सीखो अपनी कहानी को, ठीक है। तो ये सब आपको करना पड़ेगा। अब देखो महादेवी वर्मा की है तो सबको याद तो होंगी, लेकिन सीक्वेंस से आ जाती है। निहार, रश्मि, नीरजा। तो निहार 30 की है, रश्मि 32 की है, नीरजा 35 की है, सांदगी 36 की, यामा 40 की, दीपशिखा 42 की और सप्तपर्णा 60 की। तो मैं बताती हूँ इसको कैसे याद करना होता है। तो महादेवी वर्मा जी की कैसे याद करेंगे, अब यहाँ पे क्या है ना
कि जैसे निहार है 30 है, रश्मि है 32 है, नीरजा 35 है, सांदिगी 36 है, यामा 40, दीपशिखा 42 और सप्तपर्णा 60। ठीक है, तो ये हमें इनके साथ साथ पढ़ना है। अब हम क्या करेंगे ना कि देखो महादेवी ऐसे बैठी हुई है सोच में और कुछ निहार रही है। तो क्या निहार रही है वो? रश्मि। रश्मि माने सूरज की किरणें। महादेवी वर्मा रश्मि को निहार रही थी, इतने में वहां से नीरजा निकल के आई। नीरजा निकल के आई और महादेवी जी से बोली कि शाम को गीत गाने आना है, मतलब सांदे गीत। शाम को गीत गाने आना है और यामा को साथ लेके आना। ठीक है, शाम को गीत गाने आना है और यामा को साथ लेके आना। साथ मिलकर दीपशिखा जलाएंगे और 7 पत्तों का मंत्र पढ़ेंगे। मैंने 7 पत्तों के ऊपर मंत्र पढ़ेंगे। दीप जलाएंगे इसे दीपशिखा हो गया और 7 पत्तों का मंत्र पढ़ेंगे मतलब सप्तपर्णा। अब बताओ क्या आपको याद नहीं हुई सीक्वेंस से? गलत होगा ये क्वेश्चन। 3 4 8 बार इसको रिपीट कर लो, महीने बाद एक बार फिर से माइंड में याद कर लेना कि क्या था। महादेवी वर्मा जी बैठी थी, रश्मि को निहार रही थी, वहां से नीरजा निकल के आई और बोली शाम को गीत गाने आना है और जब गीत गाने आओगी तो यामा को साथ ले आना। क्यों? क्योंकि दीपशिखा जलाएंगे और सप्तपर्णा यानी कि 7 पत्तों का मंत्र पढ़ लेंगे। हो गई कहानी खत्म, महादेवी वर्मा का हो गया काम। इसी तरीके से याद करना होता है। कितने सारे राइटर्स हैं और कितनी सारी रचनाएं हैं, लेकिन हम उनको जब धागे में बांध देंगे तो हमें याद रहेगी। देखो मेरे को अगर नवोदय से टाइम रहता ना, मैं आपको पूरा टाइम ये रचनाएं याद कराती, मुझे तो बड़ा अच्छा लगने लगा है और मुझे भी रिपीट हो जाती। लेकिन मैं क्या करूँ, नवोदय में इतना ज्यादा काम है, अभी भी फाइलें बनानी है मुझे शाम तक और सबमिट करनी है, लेकिन मैंने अभी नहीं किया है। बट ये वाली वीडियो बनाने के बाद मैं उस पर लग जाऊंगी और शाम तक मुझे बहुत सारा काम करके सबमिट करना है। वरना मैं ना आपको इस तरीके से सारी रचनाएं याद करा देती, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी जब भी वीडियो बनाऊंगी ना दो चार राइटर्स को लेके मैं आप लोगों को उनके बारे में बताऊं। लेकिन मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए, 3 राइटर्स की रचनाएं मैंने अभी अभी याद करी, आपको चुटकियों में याद हुई कि नहीं हुई? क्या पहले याद थी? अगर याद थी फिर भी आप लिखना कि हाँ मैम हमें पहले से याद थी। लेकिन जिनको याद नहीं थी और 2 मिनट में याद हो गए, प्लीज जरूर लिखना कि आपकी ट्रिक से मुझे रचनाएं याद हुई। और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए कल आप लोगों ने बहुत दिल से लाइक किया है, मेरे पहली वीडियो पे ना 100 लाइक पहुंचने वाले हैं। मतलब किसी भी वीडियो पे अभी तक 100 लाइक नहीं हुए हैं और मतलब अच्छा लगता है मुझे। और इस वीडियो पे बहुत सारे लाइक कीजिएगा, है ना, बहुत सारे लाइक कीजिएगा। फिर मैं मतलब ये वाली ना इस तरीके से कभी भी वीडियो बनाया करूंगी तो 4 या 5 राइटर्स की रचनाओं को मैं आपको इसमें याद करवा दिया करूंगी। अच्छा, एक मेरी बहन का पूछना था कि दीदी मैं 0 से शुरू कर रही हूँ। मुझे जब आप लोग ये बताते हो ना कि मतलब आपकी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट हो रही है मेरी बातों को सुनकर समझकर, तो मुझे सच में बहुत खुशी होती है। आप लोग जब अपनी जॉब पा जाएंगे तब आप मुझसे मिलेंगे, तब मुझे कितना अच्छा लगेगा कि मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कुछ बातें बताऊंगी और कोई इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। ये ईश्वर के मतलब जब मैं ईश्वर के सामने जाऊंगी ना कभी, तो मैं कह सकूंगी हाँ मैंने निस्वार्थ भाव से कुछ किया। अच्छा लगता है। तो आप सब सफल होइए, जब जितनी भी मेरी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी मेरी सपोर्ट आपको मिलेगी। और अगर जब मेरी छुट्टियां होंगी ना तब मैं आपको पढ़ा भी दूंगी थोड़ा बहुत, अगर हो पाया तो। मैं इस चीज का वादा तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी मैं आप लोगों का सपोर्ट करूँ, आपके क्वेश्चन के आंसर दूं और बाकी चीजों में भी आपका साथ दूं। और इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मैं सोचती हूँ कि जब वीडियो बनाऊंगी तो मैं उनको ऐसे बताऊंगी उनको ऐसे बताऊंगी। तो आप बिल्कुल भी निराश मत होइए, सबसे पहले तो हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, खुशी के साथ, आनंद के साथ। क्योंकि जब उदासी के साथ और स्ट्रेस के साथ आप कितना भी पढ़ लेना वो कंटेंट आपको याद नहीं होगा। हमारे अंदर खुशी होनी चाहिए, होप होनी चाहिए कि हमारा जो लक्ष्य है ना, सबसे पहले ना आपका लक्ष्य है ना मुझे टीचर बनना है, तो उसको एक चमकीला स्टार समझिए। और वो चमकीला स्टार ऊपर टंगा हुआ है, आपकी नजर रोज उस पर जाती है। मतलब अंदर देखो, हम है ना, हमारा शरीर है ना, हमारे शरीर के अंदर भी हम होते हैं। अंदर अंतरात्मा से आप काम लीजिए, अंतरात्मा से आप रिवाइज करिए और अपने लक्ष्य की बार तरफ सोते समय, जागते समय, चलते समय, खाते समय, हर समय वो चमकीला स्टार आपके मन के सामने होना चाहिए कि ये मुझे एक दिन पाना है, ये मेरा है और मेरा हो के रहेगा। उसके लिए मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी मैं रोज करूंगा। तो आप कितनी भी मेहनत करोगे ना तो थकोगे नहीं। मुझे मेरा लक्ष्य हमेशा दिखाई देता था और उसको भेदना हमारा काम है।
ये भी मैसेज आए हैं कि आपसे भी हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, अपने लिए कुछ समय ऐसा बना दीजिए कि आप अपने आप को साधु संत समझ लीजिए। क्योंकि देखो, जो साधु संत तपस्या करते हैं, घोर तप करते हैं, वो भी तो हमारी तरह ही होते हैं, लेकिन वो दृढ़ निश्चय लेते हैं कि मुझे अपनी तपस्या को सफल बनाना है। तो आप कुछ समय अपनी किताबों को, अपना सिलेबस को दे दीजिए और इतना पढ़िए, इतना पढ़िए, इतना पढ़िए कि एग्जाम भी सोचे कि कौन बैठा है यहाँ पे। अब फटाफट आप अपने क्वेश्चंस को लगाएं। तो मेरी उन बहनों से, उन भाइयों से विनती है कि जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, वो अपने 3-4 महीनों को अपना जो है तप स्थल समझे और तपस्या में लीन हो जाए। ये पढ़ाई जो है ना, किसी तपस्या से कम नहीं होती है। हर पल में पढ़िए, सोते पढ़िए, जागते पढ़िए, खाते पढ़िए, चलते पढ़िए, जितना भी आप कर सकते हो। मतलब अपने आप को समझ लीजिए कि मैं किसी बाबा या तपस्वी से कम नहीं हूँ, ये मेरी घोर तपस्या है। जितनी घोर तपस्या आप कर लोगे, उतना जल्दी आपको रिजल्ट पा जाओगे। और जिस दिन रिजल्ट पा जाओगे, सारा एंजॉय कर लेना। 2 दिन जाके खूब मस्ती करना, खूब खाना खाना, खूब गाने सुनना, खूब डांस करना। लेकिन कब? जब आपकी तपस्या सफल हो जाए। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसके अलावा मतलब मैंने आपको बता दिया कि जीरो से कैसे आप शुरू करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि ट्रिक से आप रचनाएं कैसे याद करेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया कि आपका लास्ट अटेम्प्ट है, तो आप उसको कैसे हासिल कर सकते हो। क्योंकि जब कोई आपको समुद्र में धक्का मार दे, कोई आपको नदी में धक्का मार दे, तो आपके पास किनारे पर आने के लिए जितनी छटपटाहट होगी, उतनी छटपटाहट आप अपनी पढ़ाई के लिए रखिए। जीने के लिए भी तो इंसान करता है ना मेहनत। तो फिर हम पढ़ने के लिए, अपनी नौकरी पाने के लिए क्यों उतनी मेहनत नहीं कर सकते जितनी मेहनत एक मजदूर करता है अपने घर में रोटी लाने के लिए? फिर हम क्यों नहीं कर सकते? हमें करनी है। कुछ चीजों को आप फॉलो करके कुछ दिन अपने आप को कष्ट में डाल के आगे के जीवन को आप सुंदर बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत कर सकते हैं। तो मैंने ये सब चीजें आज आपको बताई। मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं दे पाई। और कुछ क्वेश्चंस छूट गए हैं, तो मैं अगली वीडियो में उनको भी लेकर आऊंगी और कुछ रचनाएं भी आपको याद करवा दूंगी। तो एक बार फिर से आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा आपके बहन भाइयों के पास, ताकि उनका भी हौसला बढ़े और मेरी वीडियो भी बढ़े। तो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी तो मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेके आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी। तो भावी शिक्षकों को मेरा बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं। धन्यवाद।